Hey everyone, Prithvi this side, a second year foreign medical graduate. Welcome to my channel as I gonna break down complex topics into concise and easy to digest form. Join me as I simplify learning and make it more accessible. So, without wasting any time, let's dive in. So today we will wanna cover membrane physiology. As you all know, membrane physiology is a very big unit. So we will try to cover it in some parts. In order to develop understanding about membrane physiology, everyone should know what is cell membrane. So our today's lecture is on cell membrane. What is cell membrane? So द क्वेश्चन अराइजेस सेल मेम्ब्रेन आखिर होती कैसी है, क्या क्या उसके अंदर होता है, कैसी दिखती है. तो सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं, एक लिपिड बाई लेयर होती है जो कि फॉस्फोलिपिड होती है. ठीक. और उसके बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो पूरे पास करते हैं लिपिड को, कुछ पेरिफ्री पे रहते हैं और उसमें कुछ परसेंट तक कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फॉस्फोलिपिड आखिर दिखता कैसे है. फॉस्फोलिपिड जो होता है उसका एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि फॉस्फेट होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि फैटी एसिड्स होती है. हाइड्रोफिलिक हेड का और हाइड्रोफोबिक टेल का फंक्शन क्या है, क्वेश्चन आता है. अब होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो एक ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक आईसीएफ होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के अंदर का फ्लूइड. ईसीएफ यानी सेल के बाहर का फ्लूइड. अब ऐसा तो नहीं है कि जो ईसीएफ में है वो सब का सब हम सेल के अंदर दे देंगे. कुछ अगर हार्मफुल पार्टिकल्स हुए, कुछ डेंजरस पार्टिकल्स हुए, वो सेल के अंदर आ गए तो वो दिक्कत हो जाएगी. तो ये एक बैरियर प्रोवाइड करवाता है. इसका कुछ अरेंजमेंट ही ऐसा होता है जिसकी वजह से बैरियर बनता है. मान के चलो ये जो चार्जर है, ये जो इसका एडेप्टर है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है. अब इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो हमेशा सेल ईसीएफ की तरफ फेस करता है. जो आउटर लीफलेट होता है उसका हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो ईसीएफ की तरफ फेस करता है, और जो इनर लेयर होती है उसका भी हेड आईसीएफ की तरफ फेस करता है. यानी कि बाहर एक क्या लेयर बन गई, बाहर एक लेयर बन गई है हाइड्रोफिलिक हेड की और एक नीचे की तरफ भी लेयर बनी है हाइड्रोफिलिक हेड की. तो अब जो बीच में ये हैं, ये दो, ये फैटी एसिड्स, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, जिससे कि एक बीच में एक स्पेस बन जाती है, एक वैकेंट स्पेस बोल दो, वैकेंट होती नहीं है पर वैकेंट मान के चलो, एक वैकेंट स्पेस बन जाती है जो केवल हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स यानी लिपिड लविंग, फैट लविंग, फैट सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल, इन सब का ट्रांसपोर्ट करवाती है, जिसकी वजह से सेलेक्टिविटी बढ़ती है, सेलेक्टिव परमिएबल हो जाता है सेल मेम्ब्रेन. अब जैसा कि मैंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बैरियर की तरफ फंक्शन करती है, पर उसके बावजूद कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो आसानी से पास कर जाते हैं. आखिर क्यों? जो बीच में हाइड्रोफोबिक लेयर बनी है उसमें तो लिपिड सॉल्युबल है. तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, लिपिड सॉल्युबल भी, और जो स्मॉल साइज के होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के, स्मॉल साइज के होंगे, वो बिना किसी हेल्प के आ जाते हैं. बट कुछ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस भी होते हैं जो हमारे सेल के इंटीरियर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, सेल में चाहिए ही होते हैं, वो एक नेसेसिटी होते हैं. वो आखिर कैसे आते हैं? तो वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके लिए ही प्रोटीन रिक्वायर होते हैं. तो जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं वो कैसे पास होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, कैसे पास होते हैं, इसके लिए जो प्रोटीन लगते हैं आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. जैसे कि चैनल प्रोटीन लिखा है, कैरियर प्रोटीन लिखे हैं. चैनल प्रोटीन में क्या होता है, बीच में एक वाटर चैनल होता है. वाटर सबको पता है हाइड्रोफिलिक ही होता है, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक. तो इधर से जो आयंस हैं, जो पोलर सब्सटेंसेज हैं, वो इधर से पास हो जाते हैं. अब यही बात रही कैरियर प्रोटीन की. कैरियर प्रोटीन कैसे, इन पे आता है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, आएगा, इनमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं. ये एक तरीके से मान लो ये उठाकर यहाँ रख देते हैं, पार्सल कर देते हैं, ईसीएफ के हाइड्रोफिलिक को आईसीएफ में पार्सल कर देते हैं. एक तरीके से ये समझ लो. जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, दो एक हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, इन दोनों का एक दो मोनोमर एक तरीके से मान लो स्ट्रक्चर लिया है, जिसके बीच में दिखाया है कि बीच में कोलेस्ट्रॉल भी है और कोलेस्ट्रॉल से हाइड्रोक्सिल आयन भी लगा. पर जो हाइड्रोक्सिल आयन है, याद रखना, वो आउटर लीफलेट पे है, अंदर नहीं है. अंदर जो एक वैकेंट स्पेस मैंने बताई थी उसमें हाइड्रोक्सिल आयन आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नहीं होता, वो हाइड्रोफिलिक होता है. और जो बीच में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर टाइटनेस, स्टिफनेस, एक तरीके से उसको रोक के रखता है. अगर सारे इसके सारे कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो हट जाएं सेल मेम्ब्रेन से, अगर हट गए तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा. वो गलत चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा फ्लूइडिटी आ जाएगी. अब जैसा कि मैंने बताया कि आउटर लेयर है, इनर लेयर है. आउटर लेयर को हम बोलते हैं आउटर लीफलेट, इनर लेयर को हम बोलते हैं इनर लीफलेट. तो क्या ये आइडेंटिकल होती हैं? नहीं, ये आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं होती हैं. अब आइडेंटिकल, इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि जो आपकी
आउटर लीफलेट होती है उसमें फॉस्फेटिडिल कोलिन के अमाउंट ज़्यादा होता है और स्फिंगोमाइलिन, ये दो तरीके के फॉस्फोलिपिड हैं जो इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो इनर लीफलेट होती है उसमें फॉस्फेटिडिल इथोनोलमीन एंड फॉस्फेटिडिल सीरीन, ये ज़्यादा होते हैं इनर लीफलेट में। और आउटर लीफलेट पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनर लीफलेट पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। कंटेंट जो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का और जो फॉस्फोलिपिड का जो कंटेंट था, लिपिड का जो कंटेंट था, वो मैंने फर्स्ट स्लाइड में मेंशन कर ही दिया था। एक बार बता भी देता हूँ, 47% लिपिड, 50% प्रोटीन्स एंड 3% कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसा कि आप सब लोगों ने अपने हाई स्कूल टाइम पे पढ़ ही लिया होगा, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके जो फॉस्फोलिपिड होते हैं फिक्स नहीं होते, वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, वो जो है वो शो कर सकते हैं। इन्हीं मूवमेंट की वजह से सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी आती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत सारे लोगों का एक कंजेस्टेड जगह में, कंजेस्टेड कमरे में बहुत सारे लोग रख दिए। अब मान के चलो उसका आप आर्टिफिशियली उस कमरे का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ के लोग एक दूसरे में भागना चालू करेंगे, इधर से उधर हिलना चालू करेंगे। इससे क्या होगा? फ्लूइडिटी बढ़ेगी, जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो बढ़ रही है। जस्ट एक एग्जांपल था ये। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है? रोक के रखता है, बांध के रखता है, भागने से बांध के रखता है। तो सोचो, अगर कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा होगा तो वो बांध के रखेगा, फ्लूइडिटी कम होगी। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हुआ सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो फ्लूइडिटी कम होगी। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो आपको ऊपर एक डायग्राम दिखाया था मैंने, जिसमें फॉस्फोलिपिड बना के दिखाया था, उसमें जो दो स्ट्रेट फैटी एसिड्स थे तो वो हो गए सैचुरेटेड, और जो एक स्ट्रेट था और एक जो थोड़ा टिल्टेड था, जो टिल्टेड वन था वो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो जो फ्लूइडिटी है वो अपने आप ज़्यादा होगी। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, मेम्ब्रेन सिंथेसिस। एक्सोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है? जो इंट्रासेलुलर कंटेंट होता है उसको बाहर भेजा जाता है। अब अगर मान के चलो एक जगह है जो काफ़ी रिजिड है, काफ़ी रिजिड, कुछ हो ही नहीं सकता उसमें, एक कंपार्टमेंट है जिसकी जो बाउंड्री है वो काफ़ी रिजिड है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप उसके अंदर का कंटेंट बाहर भेज ही नहीं सकते, तभी सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड है। इसी वजह से एक्सोसाइटोसिस पॉसिबल है। अब सेम गोज टू एंडोसाइटोसिस। जब ईसीएफ से कुछ आएगा आईसीएफ में तो उसके लिए भी ज़रूरत है फ्लूइडिटी की। अब तीसरा, मेम्ब्रेन सिंथेसिस। अब मेम्ब्रेन सिंथेसिस का क्या फंक्शन है? अब मेम्ब्रेन जगह जगह रप्चर होती रहती है ना हमेशा, तो मेम्ब्रेन सिंथेसिस भी हो रहा है, मेम्ब्रेन सिंथेसाइज भी हो रही है। तो अब अगर काफ़ी रिजिड होगी तो नई मेम्ब्रेन जो सिंथेसाइज होती जा रही है, उसके कंपोनेंट सिंथेसाइज होते जा रहे हैं, अगर वो रिजिड होगी, जगह ही नहीं होगी, तो कहाँ से बनेगी? तो ये तीन सिग्निफिकेंस हुए फ्लूइडिटी की, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, मेम्ब्रेन सिंथेसिस। तो यहाँ तक बात थी लिपिड बाइलेयर की। अब बात आती है प्रोटीन्स की। जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होंगे जो आउटर लीफलेट से लेके इनर लीफलेट तक पूरे होंगे, मतलब बीच में कहीं रुक नहीं जाएंगे, पूरा क्रॉस करेंगे और वहाँ पे फिक्स होंगे, वो होता है इंटीग्रल प्रोटीन। और पेरिफेरल प्रोटीन, जैसे कि एक प्रोटीन है, वो मान लो ये मैंने आपको बताया था कि ये मान के चलो ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, वो अब मान हट डालो, ये आउटर लीफलेट मान लो, ये इनर लीफलेट मान लो, ठीक है। अब मान के चलो ये दो प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन, ये दो केवल पेरिफेरल प्रोटीन है। नीचे तो नहीं दिख रहा कोई प्रोटीन बाहर निकलता हुआ, नहीं निकला, तो ये क्या हो गया? ये पेरिफेरल प्रोटीन के केस में आएगा। अब मान के चलो ऐसा ये था, ये एक ऐसा प्रोटीन था, ऐसा ऐसा एक प्रोटीन था ऐसा, तो ये जो प्रोटीन है ये आउटर लीफलेट से भी है और इनर लीफलेट पे भी है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन के यूज़ क्या हैं, कैसे होता है? अब इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो बहुत तरीके से यूज़ होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, कैरियर प्रोटीन के थ्रू, चैनल के थ्रू, लिंकर प्रोटीन के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू, और इस स्लाइड में एक मेंशन करना भूल गया हूँ मैं, रिसेप्टर के थ्रू भी होते हैं। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन का फंक्शन इस वाले डायग्राम के साथ समझा चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए। लिंकर प्रोटीन। अब लिंकर प्रोटीन का काम कैसे हो सकता है? ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया है, लिंकर प्रोटीन जो है ये जो बीच में काइंड ऑफ आदमी सा बनाया है आदमी, तो ये जो लिंकर प्रोटीन है, अब ये जो साइटोस्केलेटन को, इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटन को और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच कर रहा है, ये एक काइंड ऑफ फंक्शन है इसका लिंकर प्रोटीन का। अब रिसेप्टर का क्या है? एक सिग्नल आया, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरोट्रांसमीटर आया, कोई सिग्नल आया, वो इस रिसेप्टर पर जाके बैठता है, उसको फिर उस सिग्नल को पास ऑन करता है इंट्रासेलुलर चीज़ में,
अब मान के चलो जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो हाईली हाइड्रोफिलिक था, तो वो तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ सकता ना। तो ये जो प्रोटीन है रिसेप्टर, ये क्या करेंगे, वो सिग्नल को ट्रांसफ़र कर देंगे सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू। अब एंजाइम एंजाइम क्या करता है, जो एक रिएक्शन होती है उसको फास्ट कर देता है, उसको फास्ट कर देता है, चेंज नहीं करता, रिएक्शन करवाता नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं छेड़ता, उसको फास्ट कर देता है, अचीव जल्दी करवाता है। तो इसी के साथ इंटीग्रल प्रोटीन खत्म होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि वो बाउंड्री पे ही रहते हैं, पेरिफ्री पे ही रहते हैं, बाउंड्री पे ही रहते हैं, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अटैच होते हैं, इजीली डी अटैच हो सकते हैं, और कभी कभार साइटोस्केलेटन का काम करते हैं। साइटोस्केलेटन का काम करते हैं। लिंकर प्रोटीन क्या था, साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर से, जैसे कि कोलेजन मैट्रिक्स में जो होता है वो, उसको लिंक करवा रहा है, पर ये साइटोस्केलेटन की तरह काम कर रहे हैं सेल के इनसाइड। सो या दैट्स इट, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ membrane physiology as introduction to cell membrane. And yeah, don't forget to give feedback on the comment section, and don't forget to like it. Till then, keep studying. Bye bye.